सो टुडे वी विल गोइंग टू हैव ए एमसीक्यू कंटिन्यूएशन। ठीक है, यहाँ पर हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन पॉलिटी। ओके, हेलो एवरीवन। चलिए, कल हम लोगों ने लगभग 22 क्वेश्चंस जो है अभी तक सॉल्व किए हुए हैं। आज ये क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट लिस्ट व्हेन द राज्यसभा पासिस ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। मतलब आपको सही स्टेटमेंट बताना है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस के बारे में जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, कब? जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहां पर क्या लिखा कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। सभी लोग, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट लिस्ट। जब राज्यसभा पास करते हैं रेजोल्यूशन उस पर्टिकुलर इफेक्ट में, इट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट व्हेन द राज्यसभा पासिस द रेजोल्यूशन विद ए स्पेशल मेजोरिटी। क्या यहां पर कानून बन सकते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर राज्यसभा पास करता है रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से? पहले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। दूसरा, लॉ जो है वो तब तक फोर्स में रहता है जब तक कि उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को रिपील किया नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन, ये रेस्ट्रिक्ट करता है पावर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉ ऑन द सेम मैटर। मतलब कि यहां पर अगर एक बार राज्यसभा ने कानून बना दिया तो क्या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी उसके ऊपर कानून नहीं बना सकता? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सी, अगर हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चंस की, तो पहले तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे? तो थर्ड ऑप्शन है, इट रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉ ऑन द सेम मैटर। क्या स्टेट लेजिस्लेचर को यहां पर कानून बनाने से रोक दिया जाएगा अगर राज्यसभा ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर दिया? तो आंसर इज नो। राज्यसभा ने अगर पास कर भी दिया है उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के ऊपर, देन ऑल्सो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि बाकी स्टेट जो है उस पर कानून यहां पर बना सकते हैं। सेकेंड वन, द लॉ रिमेन इन फोर्स टिल इट इज रिवील्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लॉ जो है वो फोर्स में तब तक रहता है जब तक कि उसको रिपील नहीं किया जाता है पार्लियामेंट से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट स्टेटमेंट ही बचता है, तो आपका आंसर यहां से निकलेगा फर्स्ट स्टेटमेंट। मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि स्टेट लिस्ट के ऊपर जब भी कोई राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से, देखिए राज्यसभा के दो स्पेशल पावर हैं, एक है 249 और एक होता है 312। 312 होता है ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर क्रिएट करना है तो राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, लोकसभा के पास ये पावर नहीं है। दूसरा 249 आर्टिकल का ये पावर स्पेशल पावर है और 249 क्या है? यही 249 है। तो आंसर इज वन ओनली। ठीक है, आंसर इज वन ओनली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइड ऑल द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दो सेंटर एंड स्टेट आर सुप्रीम इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड फॉर द मैक्सिमम हार्मनी और कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें हमारे फेडरल सिस्टम में जरूरी होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करते हैं प्रोविजंस टू रेगुलेट अलग अलग रिलेशंस बिटवीन देम, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट के लिए लॉ बनाने को स्टेट लिस्ट के अंदर। वो भी कब? जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम होता है तभी बना सकते हैं। देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा था कि लॉ रिमेन इन फोर्स टिल इट इज रिवील्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, लॉ जो है वो तब तक रहता है जब तक कि 6 महीने का नहीं हो जाता है समय। ठीक है, तो आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स, तो लॉ सीज टू हैव एन इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स। तो आंसर क्या होगा? वन ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सभी को समझ में आ रहा है? Which of the following is not the criteria for a political party to be recognized as a national party? इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का एज ए नेशनल पार्टी? पहला ऑप्शन है, इट सिक्योर
6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट। मतलब देखिए 4-5 क्राइटेरिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित करने के। पहला इसमें है कि 6% ऑफ द वैलिड वोट होने चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। 6% ऑफ द वैलिड वोट का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए टोटल वोटिंग हुई थी 100, उसमें से 6 यानी कि 6 लोगों ने इस पार्टी को वोट किया हो 4 से ज़्यादा स्टेट में, इसको हम बोलते हैं 6% ऑफ द वैलिड वोट। सेकेंड वन, एंड 4 सीट्स इन द लोकसभा जनरल इलेक्शन, मतलब 6% वैलिड वोट होना चाहिए, एंड लिखा है और नहीं लिखा है, ठीक है, तो एंड 4 सीट्स इन द लोकसभा जनरल इलेक्शन। सेकेंड वन, इट विंस 2% ऑफ द सीट फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स इन द लोकसभा जनरल इलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए पंजाब के साथ हरियाणा, और हरियाणा के साथ आप ले सकते हैं तो वी कैन से यूपी ले सकते हैं। तो यूपी, पंजाब और हरियाणा से अगर 2% सीट निकल कर आती हैं, 2% किसकी सीट आउट ऑफ 545 सीट्स, तो किसी भी 3 स्टेट से अगर वो लेकर आते हैं तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। सी ऑप्शन है, इट इज रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट, मतलब 4 स्टेट्स में कम से कम स्टेट पार्टी को वो लोग घोषित कर चुके हैं उस पर्टिकुलर पार्टी को एज ए स्टेट पार्टी। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, इट सिक्योर 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट polled at least 4 states at the general election. So which of the following is correct that you have to answer? तो देखिए at least 8% of the valid vote polled in at least 4 state at the general election, ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत होगा। बाकी ये तीनों जो हैं वो क्राइटेरिया होते हैं किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित करने के लिए। Securing 8% of the total valid vote polled in a state at a general election to the Lok Sabha from the state or the legislative assembly is one of the condition for recognized as a state party. ये क्या है, स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया है, ये नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया नहीं होता, इसलिए आपका यहां पर क्या होगा, ये डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, जल्दी से थम्स अप करिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से सॉल्व होना चाहिए ये क्वेश्चन। Which of the following article of the Indian Constitution deals with the annual budget? कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं एनुअल बजट में? देखो, वी ऑल नो बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है। इंस्टेड ऑफ बजट क्या वर्ड डिफाइन होता है, क्या वर्ड यूज किया गया है? सो दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वर्ड यहां पर यूज किया गया है। वेरी गुड। देखिए, एनुअल बजट की जब हम बात करते हैं संविधान में तो इट इज आर्टिकल 112 जहां पर ये है। तो सेंट्रल बजट जो है हमारे इंडिया में 1860 से वी कैन से ब्रिटिश सरकार लेकर आ रही थी, और पहली बार सेंट्रल बजट को किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने इस सेंट्रल बजट को पेश किया था 2 साल के बाद, जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो 1858 में हमें पता है कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन के पास पावर आ गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म हो गया था। तो 2 साल के बाद जेम्स विल्सन ने पहली बार सेंट्रल बजट हमारे यहाँ पेश किया। कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है बजट को एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डील करते हैं अन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म हैज नो वेयर यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक पॉपुलर नेम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक किसी फाइनेंशियल ईयर में, और हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल यानी कि आप मानेंगे तो 2021 का 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक ये पूरा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो सेंट्रल बजट ये पूरा अपने उस वीकेंड से उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सारे लेक्चर कहाँ मिलेंगे? तो सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर आप प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट के अंदर सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप वहाँ पर देखना चाहते हैं पार्लियामेंट के ऊपर, तो पूरे पार्लियामेंट की सीरीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है और उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाया है। देन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, फिर इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है यानी कि 1773 एक्ट से लेकर 1947 इसको मैंने पढ़ाया भी है और इसके एमसीक्यूज़ भी आपके लिए अवेलेबल होंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर।
तो आप अनअकैडमी यूपीएससी के अंदर सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर दिस नाउ। और सभी लोग जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है बस, वो क्या है, लाइक करना। यस वेरी गुड दिव्या, इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इंडिया ने FPTP सिस्टम को अडॉप्ट किया था। अब ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहां पर होता है, तो इलेक्शन के दौरान हम इसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड इट्स अडॉप्शन, इसमें से कौन सा रीजन नहीं है अडॉप्शन के पीछे। Proportional representation is a complicated system which may work in a small country but difficult to work in a large country like India. Proportional representation एक complicated system है जो कि छोटे देशों में काम कर सकता है मगर बड़े देशों में जो है ये काम नहीं कर सकता। तो क्या ये रीज़न है, इसके कारण हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया। दूसरा, एंटायर इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर, मतलब कॉमन वोटर जो है इसको समझ सकते हैं, इसलिए हमने इसको अपनाया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन पूछा है यहाँ पर, ठीक है, इज नॉट द रीजन। थर्ड वन, फर्स्ट पास द पोस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी। फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटर्स आर ऑफन आस्क्ड टू चूज ए पार्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन ए बेसिस ऑफ ए पार्टी लिस्ट। आपको नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर भी इसके लिंक्स अवेलेबल हैं। जितनी भी क्लासेस मैंने यूट्यूब पर लिए हैं सभी क्लासेस के लिंक अवेलेबल हैं तारकेश्वर जैन PSIR टेलीग्राम चैनल पर, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। वेरी गुड अंकित, ट्राई टू आंसर दिस। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड स्वामी, वेरी गुड कार्तिक। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू एलिमिनेट देन यू हैव टू आंसर। आप इन क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके निकालोगे तो आंसर आराम से निकलेगा और आपको डिफिकल्टी फील नहीं होगा। वेरी गुड दिग्दर्शन, वेरी गुड कल्पना, वेरी गुड रजनी, कल्पना। देखो इसको एलिमिनेट कैसे करोगे। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम विच में वर्क इन स्मॉल कंट्रीज। अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये हम राज्यसभा में यूज़ करते हैं, प्रेसिडेंट में यूज़ करते हैं, है ना, और वी कैन से अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हम इसको यूज़ किसी हद तक करते हैं। तो मेनली हम जो है राज्यसभा और प्रेसिडेंट के चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चूज़ करते हैं। अब क्यों किया हमने ये, क्योंकि इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि 1947 के पहले देश आज़ाद हुआ, तो देश जब आज़ाद हो रहा था तो हमारे यहाँ चुनाव करवाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वो चुनाव जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा ही करवाए गए थे, तो हमें उसकी क्या है आदत हो गई थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको प्रेफरेंसेस देने होते हैं। मान के चलिए मुलायम सिंह यादव को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रियंका गांधी को सेकंड दे रहे हैं, थर्ड आप प्रेफरेंस दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, तो इस तरीके से आप क्या है प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। तो आप एलिमिनेट करोगे देन आपका एक विनर निकलेगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाती है। तो इसलिए जो है ये छोटे देशों में काम आता है, बड़े देशों में काम नहीं आता। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड इट्स अडॉप्शन। तो ये जो रीजन है ये हम नहीं कह सकते हैं कि रीजन है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अलग हो गया और ये अलग हो गया। सेकेंड वन, एंटायर इलेक्शन सिस्टम जो है वो एक्सट्रीमली सिंपल है टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर। तो क्या ये रीजन नहीं है, तो यस ये तो बिल्कुल रीजन है अपना, है ना। फर्स्ट पास द सिस्टम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी। बिल्कुल सही बात है, उसकी एक लोकेलिटी है वो फिक्स हो गई है और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही उसको क्या है उसका ख्याल रखना है। FPTP वोटर आर ऑफन यूज टू चूज ए पार्टी एंड रिप्रेजेंटेटर्स आर इलेक्टेड ऑन ए बेसिस ऑफ ए पार्टी लिस्ट। ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि FPTP के अंदर अगर हम बात करते हैं तो FPTP में
मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फेल्ट दैट proportional रिप्रेजेंटेशन बेस्ड इलेक्शन may नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग ए स्टेबल गवर्नमेंट इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो रिक्वायर्स करता है कि एग्जीक्यूटिव हैज ए मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। proportional representation may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of a share of a vote। तो इसलिए डी जो ऑप्शन होगा वो आपका गलत होगा और बाकी सारे ऑप्शन जो है वो यहां पर सही होते हैं। ठीक है, मतलब दिस इज नॉट द रीजन, बाकी सारे जो हैं वो रीजन होते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? Consider the following statement. Hi Himanshu. Maximum tenure of a judge of a Supreme Court is 6 year। मतलब मैक्सिमम टेन्योर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का वो 6 साल होता है। दूसरा, ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ट्राई टू आंसर दिस। Very good. Judge of a Supreme Court can resign from his office by writing to the Chief Justice of India। क्या ये बात सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। तो जब ये गलत है तो बोथ तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, बचते हैं 1 और डी। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट इज 6 ईयर। क्या ये बात सही है? तो ये भी सही नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर इट मेक्स 3 प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड, और वो क्या है कि अंटिल द एज ऑफ 65 होगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहां पर जो है मैक्सिमम 6 ईयर नहीं है, आपको बस 65 ईयर्स याद रखना है। आप जो 6 ईयर 65 ईयर्स बोल रहे हैं वो अलग है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर है, वो इसके ऊपर नहीं आता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2। टेन्योर कैन बी रिन्यूड एंड रेजिग्नेशन इज एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। यस, वेरी गुड। टू द प्रेसिडेंट वो लोग जो है इसको देते हैं। ट्राई टू आंसर दिस, और सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिग्दर्शन, आंसर इज डी। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ए आंसर दिया हुआ है। कशिश हैज़ गिवन द राइट आंसर। रजनी 6 ईयर्स नहीं है यहाँ पर। आंसर दिस, ट्राई टू आंसर दिस। Privileges of a state legislature are extended to which of the following। मतलब कि जो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स को प्रिविलेजेस मिलते हैं वो किन और लोगों को, यानी कि कौन कौन से पोस्ट को और मिलते हैं। एडवोकेट जनरल को, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर। ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन, इसको टाइम लेकर ही सॉल्व करना, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना इसको।
privileges of a state legislatures are extended to which of the following? एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट को क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिविलेजेस मिलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो इन तीनों को तो मिलते हैं और एडवोकेट जनरल को भी जो है प्रिविलेजेस मिलते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नर, तो गवर्नर के जो प्रिविलेजेस होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट काउंट गवर्नर इन दिस एरिया, ओके। सो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन क्या निकलेगा? ये निकलेगा 2, 3, 4, 5। यस, व्हाट विल बी द आंसर? 2, 3, 4, 5 विल बी द राइट आंसर हियर। Privileges of a state legislatures are special rights, immunities, exemptions enjoyed by the houses of a state legislature, उनकी कमिटी और उनके मेंबर। ये जो प्रिविलेजेस होते हैं वो ज़रूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए डिग्निटी और डेकोरम हाउस के लिए। बिना इसके प्रिविलेजेस के हाउस कैन नॉट सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन ऑफ देयर मेंबर। Constitution has extended these privileges to those person who was entitled to speak and take part in the proceeding of a house of a state legislature and any of its committee. This include state ministers, advocate general, member of both the houses of a state legislature, presiding officer of both the houses. These privileges are not extended to the governor who is a integral part of a state legislature. क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नर के पास ऑलरेडी प्रेसिडेंट और गवर्नर के बहुत सारे पावर जो है उनके पास हैं, तो उनको इनसे ज़्यादा पावर है, तो फिर इनकी पावर लेने की क्या ज़रूरत है ना। देखो 105 में जो प्रिविलेजेस है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिविलेजेस हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के कह सकते हैं, पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस की बात कर सकते हैं। लगभग 194 में जो है इसके अराउंड आपको मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट तो नहीं हो रहा आप लोगों को? अगर फास्ट हो रहा है तो आप बता दीजिए, तो मैं धीरे कर लूंगा स्पीड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ ए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ ए राज्यसभा, यानी कि चेयरमैन ऑफ ए राज्यसभा के बारे में ये क्वेश्चन है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ ए राज्यसभा के ऊपर। ही इज सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ ए राज्यसभा, ही इज सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन ऑफ ए राज्यसभा। क्वेश्चन ईजी है। वेरी गुड। ट्राई टू आंसर दिस। और याद रखिएगा आपकी 4 बजे जो क्लासेस हैं वो क्लासेस हैं MCQ ऑन इकोनॉमी, और ये क्लासेस हैं आपके अनअकैडमी के ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। ये स्पेशल क्लासेस होते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप, अप्लाई द कोड एंड आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। फॉलो करोगे तो हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा किस एजुकेटर की कौन सी क्लास कब होती है। तो ऐसे ही 4 बजे आपकी ये क्लासेस होती हैं, आप इन क्लासेस में से सब एक्सेस कर सकते हैं। देखो आंसर तो डी होगा, ठीक है, आंसर तो डी होगा। अब डी क्यों होगा? ही इज सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो भाई देखो सबऑर्डिनेट तो नहीं होता, डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर लो या डेप्यूटी स्पीकर की बात कर लो, ये लोग ना तो स्पीकर के सबऑर्डिनेट हैं ना ही चेयरमैन के सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो अपने अपने दायरे में वो लोग बराबर होते हैं, और जब इनका प्रेजेंस नहीं होगा, किसका, चेयरमैन का या स्पीकर का, देन दे विल वर्क एज इक्वल, जो कि स्पीकर या चेयरमैन काम करते हैं। ही इज सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। नो, they are not selected or appointed by the chairman of the Rajya Sabha. Deputy chairman is elected by the Rajya Sabha itself among its member. Whenever जब डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस फेल होता है या वेकेंट होता है तो राज्यसभा इलेक्ट करता है टू फिल द वैकेंसी। ही वेकेट्स हिज ऑफिस इन 3 केसेस में। He vacates his office in 3 cases. Okay, if he ceases to be a member of a Rajya Sabha, if he resigns by writing to the chairman, if he is removed by a resolution passed by majority of all the member of a Rajya Sabha,
14 दिन के एडवांस नोटिस के साथ। डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। लाइक द चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन जब प्रिसाइड करता है हाउस में तो वो पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करता है, मगर टाई के केसेस में जो है वो वोट करते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, अभी ठीक है। अभी बफरिंग तो नहीं हो रहा? ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी बफरिंग तो नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं होगा ना? अभी बफरिंग नहीं हो रहा है ना? एक बार थम्स अप करिए अगर बफरिंग नहीं हो रहा है तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग? ठीक है, ये एक परमानेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। Delimitation would apply to every general election to the House of the People or to the State Legislative Assembly. The order issued by it are final and cannot be challenged in any court. The present delimitation of a parliamentary and assembly constituency is based on 2001 census. Okay.
देखो इनका जो ऑर्डर होता है वो फाइनल है और वो चैनल नहीं होता है किसी भी कोर्ट में, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ ए पार्लियामेंट्री एंड ए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, तो ये जो है 2001 के सेंसस में है। देन डिलिमिटेशन वुड अप्लाई टू एवरी जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ ए पीपल और टू ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टू द हाउस ऑफ ए पीपल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर क्या है, सही हो गया। देन ये एक परमानेंट बॉडी है, नो इट इज ए टेम्पररी बॉडी। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो यहां पर टेम्पररी बॉडी है, इट इज नॉट ए परमानेंट बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ये सही है, बट परमानेंट बॉडी नहीं है। ये जो है टाइम एंड अगेन जब जब जरूरत होती है तब तब हम जो है डिलिमिटेशन कमीशन को यहां पर बनाते हैं। और 2001 के सेंसस के बेसिस पर डिलिमिटेशन जो है पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो बेस्ड होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। पहला स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत हो गया। तो डिलिमिटेशन इज ए एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा and assembly seats to present changes in the population. The number of seats allocated to a state may also change. The objective is to provide equal representation for equal population segment and a fair division of a geographical area, जिससे कि कोई भी political party जो है उसको advantage नहीं होगा। आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ ए इमीडिएटली कंडक्टेड सेंसस बाय सच अथॉरिटी, जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। हमारे देश में डिलिमिटेशन जो है वो टाइम एंड अगेन बनाते रहते हैं। आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस। नहीं, वो अप्लाई नहीं हुआ, वो जम्मू एंड कश्मीर जब नया राज्य घोषित हुआ था इन दैट केस उसको बनाया गया था। अब आप बताइए, पहले जो है वो एक लेजिस्लेचर की तरह काम करता था, अभी वो एक यूटी की तरह काम करता है। तो यूटी में अलग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और स्टेट लेजिस्लेचर में यानी कि स्टेट के उसमें अलग तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता था। Consider the following statement regarding the Representation of People Act 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को लेकर आपको सही स्टेटमेंट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द अलोकेशन ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ ए पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। मतलब आरपीए को जो हमने बनाया था वो इसलिए बनाया था जिससे कि हम अलोकेशन ऑफ सीट्स कर पाएँ हाउस ऑफ द पीपल के अंदर एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ए असेंबली के अंदर उसका सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड, इट कंटेन द प्रोविजन फॉर द एक्चुअल कंडक्ट लाइक क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो टॉपिक है ना आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1951, ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएस पेपर 2 है उसमें अलग से इसका मेंशन किया गया है और यहां पर जो है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राई टू आंसर दिस नाउ। देखो इसमें क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस लिखे हुए हैं एमपीज के, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। देन इट वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल एंड इट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो क्या इसको इनेक्ट इसलिए किया था फॉर द अलोकेशन ऑफ सीट्स, तो ये स्टेटमेंट जो है यहां पर गलत होगा। ओके, गलत क्यों होगा? क्योंकि 1950 जो है एक्ट वो इनेक्ट किया गया था फॉर द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो गलत होता है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही होता है। तो आंसर क्या होगा, 2 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है,
RPA did not contain all the provisions related to election but merely provided for the allocation of seat and delimitation of constituencies for the purpose of election to the House of People and Legislature, the qualification of a voter at such election and the preparation of electoral roll. चलिए, try to answer this question now. Which of the following matter can the governor exercise constitutional discretion? ऐसे कौन से मैटर हैं जो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हमें पता है कि प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर कोई भी नहीं है, बट गवर्नर के डिस्क्रिशनल पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं. तो देयर इज ए मेजर डिफरेंस. ठीक है, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन्ड है संविधान के अंदर, बट प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो संविधान के अंदर मेंशन्ड नहीं है. फिर वो बाद में जाके उन्होंने खुद बनाए हुए हैं. मतलब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे वो बनते गए. जो पहला ऑप्शन है, डिसोल्यूशन ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी. तो क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? दूसरा, रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ ए प्रेसिडेंट रूल, देन अपॉइंटमेंट ऑफ ए चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर कट मेजोरिटी, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द स्टेट. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो संविधान के अंदर मेंशन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर. Very good. Try to answer this question, everyone. In which of the following matter can the governor exercise his constitutional discretion? Dissolution of a state legislative assembly if council of minister has lost majority. तो क्या ये डिस्क्रिशन संविधान में लिखा हुआ है? सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल सही बात है. रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ ए प्रेसिडेंट रूल, ये भी सही बात है. तो देखिए, टू तो सभी में है, तो टू तो रहता ही वैसे भी. अपॉइंटमेंट ऑफ ए चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर कट मेजोरिटी. देखो, ये जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर है, बट दीज आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आंसर क्या होगा? 2 and 4 ओनली विल बी द राइट आंसर. Constitution of India provide for a parliamentary form of government in the state as in the center. The governor has to exercise his power and function with aid and advice of a council of minister headed by chief minister, except in matter which he required to act in his discretion. The governor has constitutional discretion in following cases. वो क्या है? Reservation of a bill for the consideration of a president. प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए भी डायरेक्शन देने का भी अधिकार डिस्क्रिशन में आता है. वाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ज्वाइनिंग ए एडजॉइनिंग यूटी, ये भी जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है. डिटरमाइन करना है अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, जो भी अपने उसके अंदर आते हैं शेड्यूल 6 के अंदर. सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट. सो ये सारे जो हैं वो किस में आते हैं अपने? ये सभी गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है. बाकी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी को लॉस कर देगा, यस, उस टाइम गवर्नर काम करेगा, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होते हैं. वो कहलाते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन. क्या होते हैं? सिचुएशनल डिस्क्रिशन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन एंड ए सिचुएशनल डिस्क्रिशन. कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का मतलब संविधान में लिखा है, और सिचुएशनल डिस्क्रिशन मतलब जो कहीं नहीं लिखा है, हालातों के हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता गवर्नर को यहां पर दी गई है. यस यस यस, वेरी गुड वानी. Try to answer this now. And all the students who are watching this video, सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे.
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी हैज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटी है जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। मतलब ऐसी कौन कौन सी कमिटीज़ हैं जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। एथिक्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में नहीं है और, है ना तो याद रखना है थोड़ा सा। अच्छा, एथिक्स कमेटी का हेड कौन है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। एथिक्स कमेटी का जो हेड है वो स्पीकर चेयरमैन नहीं होता। एथिक्स कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय राज्यसभा इन 1997 एंड 2000 में लोकसभा ने किया। चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर ऑफ द कमिटी। इट एनफोर्सेज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एमपी, एग्जामाइन द कोड ऑफ मिसकंडक्ट एंड रिकमेंड्स अप्रोप्रिएट एक्शन। तो इट इज़ नॉट द चेयरमैन और स्पीकर जो कि एथिक्स कमेटी को हेड करेगा। एथिक्स कमेटी को जो हेड करने वाले होते हैं वो कौन होता है? तो वो अपना वी कैन से अपॉइंटेड बाय द स्पीकर होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्पीकर होते हैं। वन, टू एंड 3 राइट आंसर रहेगा। रूल्स कमेटी कंसीडर द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 16 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन एज इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2-3 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, 40 क्वेश्चन पे जाके फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो टारगेट है अपना पूरे मंथ में 400 से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। अभी 36 एमसीक्यूज सॉल्व हुए हैं, आज 3 तारीख है। मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्टिसिपेट होते हैं, करते हैं इलेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर्स ऑफ ए राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Member of a state legislative assembly can participate in the election of which of the following? Member of a Rajya Sabha, President of India, Vice President of India, Member of a Legislative Council. Member of a state legislative assembly, प्रेसिडेंट में तो पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो भाई ये तो गया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो नहीं करते, तो ये भी गया। 2, 3, 1, 2, 3, तो 2 तो आ गया। मेंबर्स ऑफ ए राज्यसभा, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, तो यस दे आर पार्टिसिपेटिंग इन ए वी कैन से लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में। सो मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब आप देख रहे हो सिंपल भी है और आपको लगेगा कि यार क्या हलवा है, मगर क्वेश्चन जो है कितने बढ़िया तरीके से फ्रेम किया है ना। सो मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर ऑफ ए राज्यसभा में ये पेश करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ये अपने यहाँ पर वोटिंग करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता है। यस, वेरी गुड, आंसर इज सी। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन, ठीक है। चलो ये थ्योरी है, दिस थ्योरी यू विल गेट इन पीडीएफ। एस्टिमेट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन है। Try to solve this question now. Consider the following statement with reference to the estimate committee of a parliament. It was first constituted in 1950 on the recommendation of a Krishna Menon committee. Estimate committee 1950 में पहली बार बनाया गया था और कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको बनाया था। It consists of a member of both the houses of a parliament.
एस्टिमेट कमेटी, ए मिनिस्टर कैन बी इलेक्टेड एज इट्स मेंबर बट कैनॉट बी अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ट्राई टू सॉल्व दिस। With reference to the estimate committee, it was first conducted in 1950। क्या ये बात सही है कि 1950 में इसको हमने बनाया था? On the recommendation of a कृष्णा मेनन कमेटी, it consists of both the houses of parliament। सबसे पहले तो इसको हटाओ, it is not consisting of both the houses of a parliament। A minister can be elected as its member but cannot be appointed as a chairman। नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। Then फर्स्ट ऑप्शन में अपन को थोड़ा सा डाउट है, तो यहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, सो इट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950। ओरिजिनली 1956 में इसके मेंबर जो हैं वो 30 कर दिए थे, और इसके सभी मेंबर्स कहाँ से आते हैं? तो सभी मेंबर्स लोकसभा से आते हैं। तो लोकसभा से मेंबर आएंगे अमंग इट्स मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दस ऑल पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन इट। द टर्म ऑफ ऑफिस जो है इनका होता है वो होता है 1 ईयर। A minister cannot be elected as a member of a committee। The origin of a committee can be traced to the Standing Finance Commission, जो कि 1921 में सेटअप हुआ था। First estimate committee in the post independence era was constituted in 1950 on the recommendation of a जॉन मथाई, ना कि कृष्णन मेनन के। ओके, तो जॉन मथाई के कहने पर इसको बनाया गया था। ओके, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को कृष्णन मेनन कमिटी ने बनाया था। ठीक है, चलिए ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ, जल्दी से। यस, ओनली लोकसभा मेंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी अंडर 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 1992 में जो ड्यूरेशन है म्युनिसिपैलिटीज की, उसके रिगार्डिंग आपको सही बताना है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर ए 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एवरी म्युनिसिपैलिटी। तो हर एक ऑफिस ऑफ म्युनिसिपैलिटी का 5 साल का टेन्योर इनका बताया है। म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन शाल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड। ठीक है, तो रिमेनिंग पीरियड में ही वो क्या है, कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, कृष्णन मेनन कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड एस्टिमेट कमिटी जॉन मथाई। Try to answer this। ओके, तो देखिए 74th अमेंडमेंट एक्ट में एक्ट प्रोवाइड फॉर ए 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एवरी म्युनिसिपैलिटी। क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल सही बात है। म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन शाल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड, ये भी बिल्कुल बात यहाँ पर सही होती है। दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। ओके, सो ऑन दिस नोट वी विल गोइंग टू वाइंड अप द क्लास टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। गुड बाय।